MSI टाइटन तो याद होगा ना, 6,20,000 रुपए का लैपटॉप 5090 अल्ट्रा 9। अब मुझे कमेंट मिले कि भैया ज्यादा महंगा हो गया, थोड़ा सस्ता दिखा दो। मैंने कहा क्यों नहीं, MSI का ही रेडर है ये विद द सेम स्पेसिफिकेशंस, कोर अल्ट्रा 9 285HX RTX 5090 भाई Gen 5 SSD, धुआंधार परफॉर्मेंस, बट प्राइसिंग 5,20,000। ये देखो वीडियो छोड़ के नहीं जाना, मजे वाले या जिसको पीसी बिल्ड नहीं करना और लैपटॉप लेना चाहते हो, इस पे ना वैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी 5090 पीसी बिल्ड वर्सेस 5090 लैपटॉप। आपको उसमें ओपिनियन मिल जाएगा कि किन लोगों को इस टाइप के लैपटॉप लेने चाहिए या कब पीसी बिल्ड करना चाहिए। तो देखो मजे लेने हैं, भाई से प्यार है, पहली बार आया सब्सक्राइब करो, लाइक मारो। मैं इतने लैपटॉप की बात शुरू करता हूं। तो डब्बा खोलने की प्रक्रिया नहीं कर रहे, यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा बड़ा भरपूर बढ़िया सा लैपटॉप मिलता है और साथ में 400 वॉट का पावर अडाप्टर, जनरेटर साथ लेके घूम रहे हैं लैपटॉप के भाई साहब। एंड लुक वाइज फिजिकली प्रॉपर रेडर वाली फीलिंग आपको मिलेगी। टॉप लिड मेटल की है एंड जो नीचे के इंटेक्स है वो मेटल के हैं। रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है हमारी वो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है भाई, सुपर स्टर्डी, बहुत बढ़िया बिल्ड है भाई। एक हाथ से लिड तो आराम से ओपन हो जाएगी, भारी भरकम लैपटॉप है। एंड हिंज बहुत स्टेबल है और मैक्सिमम कुछ इतना है 160-170 डिग्री तक चला जाता है। और ये जो कलर है ना, ये पूरा कोर ब्लैक है और इसमें ना थोड़े थोड़े रेड टाइप के एक्सेंट है, जैसे ऊपर यहाँ ग्रिल्स में देख सकते हो, एग्जॉस्ट वेंट्स के आसपास हो गए या पीछे की तरफ के एग्जॉस्ट वेंट हो गए भाई, एकदम ऐसा रेसिंग वाली फीलिंग। और इसकी जो बॉडी है ना वो कर्व्ड नहीं है, बहुत एजी लैपटॉप है। कॉर्नर्स वगैरह जो है ना, चाहे डिस्प्ले के देख लो या चाहे नीचे के हो गए, वो जब आप पकड़ोगे कॉर्नर हाथ में लगेगा तो वो चुभन देता है। और भाई देखो इतनी भारी भरकम परफॉर्मेंस मिलती है तो वेट से आई थिंक तुम्हारे को फर्क पड़ना नहीं चाहिए जिसको भी ये लैपटॉप लेना है। 3.65 kg का लैपटॉप है और अगर 400 वॉट की ईंट चार्जर आपने इंक्लूड कर दिया तो 5 किलो भाई, 5 kg कंधे पे लेके घूमोगे आप। गेमर है या मजदूर। और लैपटॉप अच्छा खासा मोटा है, थिकनेस इज अराउंड 32.05 mm। और नीचे हमारे कुछ इंटेक्स के वेंट है जो काफी बढ़िया है लुक वाइज यहाँ पे, और एग्जॉस्ट वेंट लेफ्ट राइट और पीछे की तरफ है। इन टोटल 4 एग्जॉस्ट है और इसकी हीट सिंक में डेडिकेटेड पाइप है फॉर Gen 5 SSD। यस, Gen 5 SSD। रीड एंड राइट स्पीड ज्यादा होती है ना, गर्म भी ज्यादा होती है। और भाई बातें तकनीकी, इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285HX प्रोसेसर मिलता है, 24 कोर्स 24 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, साथ में एनपीयू भी मिलता है। बट इसका जो एनपीयू वो 13 टॉप्स वाला है, उससे फर्क भी नहीं पड़ता। जब इतना पावरफुल जीपीयू सीपीयू हो तो एआई की परफॉर्मेंस तो वैसी तगड़ी मिलेगी, वो पावर एफिशिएंसी के लिए होता है। तो बस वो प्रोसेसर के साथ ऐसे फ्री मिलता है, मतलब उसका इतना ज्यादा काम है नहीं इन लैपटॉप्स के अंदर। उसके अलावा भाई RTX 5090 24GB VRAM वाला जीपीयू, 175 वॉट की टीजीपी, साथ में 64GB डुअल चैनल में रैम, 6400 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड वाली, मैक्सिमम 96GB तक अपग्रेड कर सकते हो। जरूरत है देख लेना अपने हिसाब से। और भाई 4TB स्टोरेज है जिसमें 2TB Gen 5 एंड 2TB Gen 4 और RAID 0 में कॉन्फ़िगर्ड है। एंड रीड एंड राइट स्पीड, रीड 1.3 Gbps और राइट 9000 Mbps के आसपास। नहीं, कौन चाह रहा है इतनी स्पीड। और कनेक्टिविटी में लेटेस्ट Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4। MS ऑफिस नहीं मिलेगा, 5,20,000 रुपए खर्चो, ऑफिस वाले काम नहीं। गेमर ना कुछ नहीं करता भाई साहब सिर्फ गेम खेलेंगे, प्रोडक्टिविटी करेंगे। मेरे हिसाब से होना चाहिए था। आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके बताओ। और एक चीज मैं नोटिस कर रहा था, जिस कॉन्फ़िगरेशन में ये लैपटॉप है, लाइक Gen 5 SSD, टोटल 4TB स्टोरेज, लेटेस्ट कनेक्टिविटी, रैम 64GB और जो प्रोसेसर है इसका विद 5090, ऐसा कॉम्बिनेशन का इस प्राइस पॉइंट पे कोई लैपटॉप ही नहीं है मार्केट में। ये स्टैंड अलोन है, कह रहा भैया 5,20,000 रुपए में हम देंगे। और इसके प्रोसेसर को मैं कंपेयर भी कर रहा था भाई, लीडिंग बेंचमार्क स्कोर है Cinebench R23 में। यहाँ पे 285HX जो है ये बिल्कुल फ्लैगशिप प्रोसेसर है। इससे नीचे 275HX आता है यूजुअली आपको और लैपटॉप्स में मिलेगा। बाकी बेंचमार्क किया हमने Cinebench 2024 आप देख सकते हो 2200 प्लस एंड Cinebench R23 तो है ही तगड़ा भाई, 38,000 प्लस मल्टी कोर और सिंगल कोर 2000 प्लस। Geekbench 6 के मल्टी कोर सिंगल कोर के नंबर जबरदस्त है। CPU इज ओवरकिल, CPU इंटेंसिव। कोई भी टास्क करना है ना, मतलब ऐसे आंख बंद करो टास्क कर लो लैपटॉप के अंदर, बट टास्क करने के लिए आंख खोलनी पड़ेगी। बट ओवरऑल इस लैपटॉप में मतलब कोई शिकायत वाली बात ही नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर, म्यूजिक प्रोडक्शन, कोडिंग, और कोडिंग भी हाई एंड एकदम डेवलपमेंट लेवल, कोई टेंशन नहीं। और एआई की परफॉर्मेंस के लिए Geekbench 6 का एआई वाला बेंचमार्क किया जीपीयू पे 5090 है, ऐसे ही नंबर मिलने थे जो बहुत ही जबरदस्त है। एंड देन परफॉर्मेंस के लिए वी ट्राई DeepSeek R1 का 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल, जिसका ये प्रॉम्प्ट था हमारा, जिसका आउटपुट 2 मिनट 79 सेकंड्स में निकल गया है। और जो टोकन इन्फॉर्मेशन है वो स्क्रीन पे डाल दूंगा, जो भी एआई यूजर्स है वो पॉज करके देख सकते हैं। और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के लिए क्रॉस
क्रॉसमार्क का बेंचमार्क नंबर्स आप देख सकते हो, दीज आर लाइक पीक। इतना कुछ होगा लैपटॉप में तो डे टू डे टास्क, मल्टीटास्क, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। पीसी मार्क 10 इसके अंदर नहीं चला, कुछ एरर वगैरह आ रहा था। और जीपीयू की पावर अगर देखते हैं, ब्लेंडर बेंचमार्क 8300 प्लस, उसके अंदर BMW रेंडर निकाला भाई जीपीयू पे 8 सेकंड्स में फेंक के मार दिया इसने। और 3D मार्क टाइम स्पाई के स्कोर्स आप देख सकते हो जीपीयू के भाई 25,000 प्लस। बाकी ओवरऑल स्कोर भी तगड़ा है। Geekbench 6 का ओपन सीएल 2,43,000, वीआर मार्क में 20,000 के आसपास। तो वीआर गेमिंग भी आराम से इसके ऊपर कर पाओगे। वैसे हाँ, वीआर हेडसेट का रिव्यू है हमारे चैनल पे, मेटाक्वेस्ट 3 का और 3S के साथ कंपैरिजन भी। थोड़े व्यूज कम आए थे कंपैरिजन वाले पे, वो वीडियो देख लेना, थोड़ा सेल्फ प्रमोशन होता रहना चाहिए। एंड जीपीयू लेवल पे फ्लैगशिप गेम डेवलपमेंट करनी है, जीपीयू इंटेंसिव कोई भी टास्क करने हैं, 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर, आफ्टर इफेक्ट्स, कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, प्रोडक्टिव यूजर्स के लिए अगर देख रहे हो तो Puget बेंच फॉर प्रीमियर प्रो भाई 14,000 प्लस, आफ्टर इफेक्ट्स 15,000 प्लस, डाविंची रिजॉल्व 11,000 प्लस और फोटोशॉप में भी 9600 प्लस। तो मतलब कोई टेंशन नहीं, कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट हो, कितनी बड़ी फाइल हो, कितने ट्रांजिशन, इफेक्ट्स, कुछ भी ये पड़ा हुआ है साहब, ले लो। एंड एक्सट्रीम टेस्टिंग भी मैं करके देख रहा था भाई, थर्मल मैनेजमेंट कैसा है, किस टाइप से हैंडल कर पा रहा है इतने पावरफुल प्रोसेसर को। तो 1 घंटे के लिए प्राइम 95 चलाया, उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर 104 डिग्री तक गए, एवरेज भी 100 डिग्री का था भाई। क्लॉक स्पीड भी बढ़िया 5 गीगाहर्ट्ज तक गई, 3.7 गीगाहर्ट्ज का एवरेज निकल के आया भाई। लैपटॉप क्रैश नहीं हुआ, चला के रखा हमने 1 घंटे तक, कोई दिक्कत नहीं आई। एंड आपके माइंड में आ रहा होगा भाई थर्मल्स में यार मजा नहीं आया कुछ है। भाई साहब वॉटेज देखो आप, मैक्सिमम 225 वॉट तक ही गया और एवरेज 150 वॉट का निकल गया है। इतनी वॉटेज हम कभी पीसी में भी नहीं सुनते थे, खैर अब तो होने लग गई है, अब इतनी लैपटॉप में पुश हो रही है। तो अब देख रहे हो ना कितना परफॉर्मेंस टारगेटिंग है। और ये भाई प्राइम 95 100% लोड है, आप डालने भी नहीं वाले हो 100% लोड। फिर हमने 1 घंटे का फॉर्मार्क रन किया, इसके अंदर भाई 67 डिग्रीज मेंटेन कर गया, 65 डिग्री का एवरेज था और मैक्सिमम जो ड्रॉ था वो 175 वॉट का था एंड एवरेज भी 174 वॉट का है। सबसे पहले वैलोरेंट एंड एफपीएस पर नजर डालने से पहले रेजोल्यूशन का बता दो। जो नेटिव रेजोल्यूशन है डिस्प्ले का दैट इज 4K प्लस 2400p, मतलब 2160 से भी ऊपर का, उस पे हम टेस्ट कर रहे हैं सारे गेम्स भाई। 5090 है, दबा के लोड डालेंगे एंड ये हमारा सीपीयू इंटेंसिव गेम है, आराम से 500 एवरेज एफपीएस इसने निकाल दिया इसके अंदर। फिर CS2 टेस्ट किया वेरी हाई सेटिंग्स पे, इसके अंदर भी बढ़िया हमारे को 170 to 180 एफपीएस मिल रहा है। फिर एल्डन रिंग ट्राई किया, ये हमारा 60 एफपीएस लॉक्ड गेम है, 55 to 60 एफपीएस का एवरेज यहाँ पे हमारे को मिल रहा था। और ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिमांडिंग गेम है ये, तो थोड़ा बहुत अगर सेटिंग्स या रेजोल्यूशन वगैरह पे कुछ खेलना हो तो आप खेल सकते हो फॉर बेटर एंड स्टेबल एफपीएस। उसके बाद GTA 5 एनहांस्ड एडिशन, मैक्सिमम रे ट्रेसिंग, और जब से एनहांस्ड एडिशन आया अच्छा हम इसको ढंग से अब टेस्ट कर भी पा रहे हैं क्योंकि ये अच्छे से अच्छे जीपीयू की जान निकाल देता है। 11 GB के आसपास वीरैम यूज हो रही है और प्रॉपर अप्रोक्सीमेटली 170 वॉट तक जीपीयू कंज्यूम कर रहा है। उसके अंदर हमारे को 55 to 60 एफपीएस मिल रहे हैं, वो भी 4K प्लस रेजोल्यूशन पे। उसके बाद RDR2 एंड इसके अंदर फेवर क्वालिटी पे 70 to 80 एफपीएस विद DLSS ऑफ, एंड DLSS अगर क्वालिटी पे लगाओगे तो 1020 एफपीएस आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। फिर साइबरपंक, इसके अंदर हमारे को DLSS फ्रेम जनरेशन मिलता है जिससे हमारे फ्रेम्स ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। 100 एवरेज एफपीएस मिल रहे हैं फ्रेम जनरेशन लगा के, एंड रॉ परफॉर्मेंस 4K अल्ट्रा 30-35 एफपीएस, 50-90 की भी जान निकल जाती है 15 GB वीरैम कंज्यूम करवाने के बाद भी। लेकिन उसी के अंदर जैसे आप रे ट्रेसिंग अल्ट्रा लगाओगे तो और भी ज्यादा कम हो जाता है। आप देख सकते हो 21 GB वीरैम कंज्यूम हो रही है, 20 एफपीएस निकल के आ रहे हैं। लेकिन वहीं पे फ्रेम जनरेशन का साथ है, वहां पे आपको अच्छे फ्रेम रेट मिल जाएंगे। और ये 2x फ्रेम जनरेशन है जो 40 सीरीज पे भी मिलती है। वैसे मल्टी फ्रेम जनरेशन भी मिलता है, बट फिर वही बात है, उसके अंदर काफी ज्यादा विजुअल लॉस और इनपुट लैग काफी ज्यादा हो जाता है। वैसे मैंने टेस्ट किया लेकिन दूसरे गेम्स में, आगे दिखाता हूं। उसके बाद हॉगवर्ट्स लेगेसी, अल्ट्रा सेटिंग्स, रॉ परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी प्लेबल है, लाइक 45 to 50 एफपीएस। लेकिन अगर आप फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो बढ़िया 100, 120, 130 एफपीएस मिल जाते हैं। और रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा है, वो भी देख लेना। प्लस रेजोल्यूशन ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूं, बहुत तगड़े रेजोल्यूशन पे टेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद असासिन्स क्रीड शैडोज, अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पे, रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे रखा। नॉर्मली 25 to 30 एफपीएस मिल रहे थे, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छे एफपीएस मिल जाते हैं। और भाई देखो सीधी सी बात है, अगर 4K प्लस डिस्प्ले है उसको आप चाहे 1440p पे खेलो, 1080p पे खेलो, आपको गेम टू गेम जैसे भी एफपीएस निकालने हो। दिस इज लाइक पीक टेस्टिंग। देन द लास्ट ऑफ अस 2 60 एफपीएस एवरेज ऑन वेरी हाई रॉ परफॉर्मेंस। अगर फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो जस्ट 150 एफपीएस के आसपास मिल जाएंगे। और होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, वही सेम वेरी हाई सेटिंग पे 60 एवरेज एफपीएस और फ्रेम जनरेशन लगा के ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं, 100, 110 के आसपास। उसके बाद गोस्ट ऑफ सुशिमा, एवरेज हमारे को 55 to 60 एफपीएस मिलते हैं और फ्रेम जनरेशन लगा के 100, 120 डबल हो जाते हैं। एंड उसके बाद स्पाइडरमैन 2 हमने टेस्ट किया और स्पाइडरमैन 2 भाई इस रेजोल्यूशन पे हमारे को बढ़िया 65-70 रॉ परफॉर्मेंस दे रहा है, जो कि ये गेम भाई अच्छा खासा लपेट देता है जीपीयू को। फिर फ्रेम जनरेशन लगाई तो उसके बाद तो भाई तगड़ा ही मामला हो गया। मैंने कहा चलो फिर रे ट्रेसिंग भी लगा के देख लेते हैं। रे ट्रेसिंग के बाद इसने कह दिया भैया कि थोड़ा सा हैवी हो गया मामला, अच्छे एफपीएस नहीं दूंगा रॉ परफॉर्मेंस में। ऑब्वियसली प्लेबल है बट स्टिल काफी कम हो गए, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के आपको आराम से 100 एफपीएस मिल जाएंगे।
उसके बाद हेलब्लेड 2 जो हमारा बहुत ही डिमांडिंग गेम है एंड इसके अंदर 30 FPS यहाँ पे हमारे को मिल रहे हैं एंड फ्रेम जनरेशन लगा के 90 के आसपास। और इसी के अंदर अगर आप मल्टी फ्रेम जनरेशन लगा देते हो, समझ रहे हो ना, जब बेस फ्रेम्स अच्छे रेडी होते हैं तो मल्टी फ्रेम जनरेशन में भी अच्छे फ्रेम मिलते हैं। 110, 120, 140 तक जा रहे हैं। और पहले जो 50 सीरीज में हम विजुअल लॉस और ब्लैक टेक्सचर्स देख रहे थे ना भाई, वो हेलब्लेड में अब हमारे को नहीं मिल रहे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी फास्ट मूवमेंट मिलती है ना कॉम्बैट में, तो हम उसको जज भी कर पा रहे थे। एंड यहाँ पे भाई जब से अपडेट आया तब से काफी चीजें फिक्स हो गई हैं, प्रोबेबली अदर गेम्स में भी हो गई होंगी। कोई 50 सीरीज का यूजर है तो भाई कमेंट करके बताना मुझे। उसके बाद ब्लैक मिथ वुकोंग बेंचमार्क रन कर रहे हैं, सिनेमैटिक यानी कि हाईएस्ट सेटिंग, रॉ परफॉर्मेंस 30 FPS, फ्रेम जनरेशन लगा के ऑलमोस्ट डबल 70 के आसपास। एंड उसके बाद रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे लगाया भाई, यहाँ पे तो फ्रेम जनरेशन में लगा लो तब भी ठीक ठाक FPS मिल रहे हैं, बिकॉज रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है। लेकिन उसी के अंदर अगर आप मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाओगे ना तो बढ़िया 60, 70, 80 FPS आ जाएंगे। बट इन गेम्स में मल्टी फ्रेम जनरेशन रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज इसके अंदर ना इनपुट लैग का बहुत बड़ा रोल है। भाई फाइट ले रहे हो आप और सोल्स लाइक गेम है, एक मूव भी आपकी बॉस फाइट आपको हरवा सकता है। जो ये लोग गेम खेलते हैं वो समझ गए होंगे। फिर आगे एलन वेक 2, रॉ परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 40 FPS, खेलने लायक है, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के उससे बेटर FPS मिल जाएंगे। अगर रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे लगाते हैं तो रॉ परफॉर्मेंस बेकार हो जाती है, कहीं जाके फ्रेम जनरेशन लगा के ठीक ठाक से FPS मिलते हैं 40 के आसपास। बट वही बात है, मल्टी फ्रेम जनरेशन मिलती है इसके अंदर। एंड इसमें भी मैंने नोटिस करा वो जो ब्लैक टाइप के टेक्सचर आ रहे थे काफी मूवमेंट पे, वो अब नहीं आ रहे हैं। तो भाई ये जीपीयू साइड से है या गेम साइड से है, कहां से फिक्स हो रहा है, बट अब यहाँ पे 50 सीरीज में काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमारे को मिल रही है। एंड 4 आवर्स की रेगुलर गेमिंग करने के बाद WSD के आसपास 30 डिग्री टेम्परेचर है, बाकी पूरे कीबोर्ड में भी 30-32 के आसपास ही है। और सेंटर में जो हमारा प्रोसेसर वाला एरिया होता है वहां पे 35 डिग्रीज के आसपास, और स्पेस बार वाले एरिया के आसपास भी 32 to 35 डिग्रीज है। तो इतना कुछ ज्यादा गर्म फील नहीं होता लैपटॉप हाथ में, थोड़ा बहुत वार्म फील होता है, जस्ट लाइक एनी अदर गेमिंग लैपटॉप। और पोर्ट्स यहाँ पे राइट साइड में 2 थंडरबोल्ट 5 के पोर्ट मिलते हैं, जिसमें पावर डिलीवरी, डिस्प्ले, आउटपुट जो कि 5090 से मिलता है अप टू 4K 240 हर्ट्ज तक फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर तो हो ही जाएगा। एक USB 3.2 Gen 2 टाइप ए पोर्ट मिलता है और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। लेफ्ट साइड में SD कार्ड रीडर, 2 3.2 Gen 2 टाइप ए पोर्ट। बैक साइड में पोर्ट्स हैं RJ45 LAN पोर्ट, HDMI 2.1 का पोर्ट, उसका भी आउटपुट 5090 से है, 4K 240 हर्ट्ज का आउटपुट आप ले सकते हो, एंड पावर इनपुट पोर्ट। एकदम डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट टाइप की मशीन है, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं पोर्ट्स में। और इसके अंदर फुल साइज का कीबोर्ड मिलता है, मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। यस, ये एक डिफरेंस है टाइटन के कंपैरिजन में, उसमें हमारे को मैकेनिकल कीबोर्ड मिलता है। देख लेना एक बार उसकी वीडियोस में, थॉट शेयर किए हैं। एंड यस, टाइपिंग फील ऑब्वियसली इसकी प्रीमियम है, और यहाँ पे पर की RGB का सपोर्ट मिलता है। स्टील सीरीज वाले सॉफ्टवेयर में जाके आप एकदम कस्टमाइजेशन कर सकते हो। डेडिकेटेड को-पायलट की कीज में मिल जाएगी, WASD थोड़े ट्रांसपेरेंट टाइप के हैं, तो थोड़ी गेमिंग वाली फीलिंग है। और कीबोर्ड एरिया पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, जो कि अच्छा खासा बढ़िया काम करता है, मतलब विंडोज हेलो का भी सपोर्ट है। और ट्रैक पैड मीडियम साइज्ड है, यहाँ पे जितना एक ऑफिस वगैरह का काम करने के लिए चाहिए उतना ही है, वरना माउस लगाओ गेम खेलो, इतना महंगा लैपटॉप लिया, प्रोडक्टिविटी में माउस लगता है। और ट्रैक पैड सही है, फुली क्लिकेबल वाला है, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है। और ये भी ऑब्वियसली टाइटन से डिफरेंट है, उसमें RGB था और हैप्टिक्स वाला टच पैड था, दिस इज फिजिकल। और भाई गेमिंग लैपटॉप है, RGB चारों तरफ है, लोगो में RGB है, लाइट बार है भाई इसके अंदर, कीबोर्ड में RGB है, एंड ये सारी RGB आप कस्टमाइज कर सकते हो स्टील सीरीज GG सॉफ्टवेयर के अंदर जाके। मल्टीपल इफेक्ट्स मिलते हैं, अलग अलग इफेक्ट सेट करने हो, खरीदोगे तो देख लेना अपने आप। और भाई डिस्प्ले ऐप फ्लैगशिप अल्ट्रा HD प्लस यानी कि 16:10 वाली 4K डिस्प्ले है, 3840 by 2400। एंड ये मिनी LED पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 60-120 में शिफ्ट होता है, डायनामिक रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और वीजा डिस्प्ले HDR 1000 सर्टिफाइड है, HDR का सपोर्ट है, HDR में पीक 1000 निट्स तक ब्राइटनेस जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट। उसके अलावा कलर गैमेट इज गुड, 100% sRGB, 100% DCI-P3, ऑल टाइम ब्राइटनेस भी 736 निट्स तक जाती है, विच इज प्रीटी ब्राइट। इंडोर यूज करो, आउटडोर यूज करो, डिस्प्ले में जबरदस्त आपको मजा आ जाएगा, और 1000 निट्स तक तो डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट जाएगी। एंड डिस्प्ले एक्सपीरियंस इज गुड, बाई कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करने हैं, कलर ग्रेडिंग इन वीडियोस एंड फोटोज, ब्राइट लैपटॉप, कंटेंट वगैरह देखते हो मजा आएगा, इवन गेमिंग करते हो स्वाद आ जाएंगे। डिस्प्ले में नो डिसअपॉइंटमेंट, बस कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह होते हैं लाइक डॉल्बी विजन, वीजा डिस्प्ले वगैरह, वो जो होता है ना थोड़ा आई प्रोटेक्शन वाले, वो सब नहीं है। और भाई ये इसका वेबकैम टेस्ट है, और माइक भी लैपटॉप का ही यूज हो रहा है, एंड MSI टाइटन से बेटर वेबकैम लग रहा है मुझे इसका। है 1080p 30 FPS, बाकी क्वालिटी तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, नहीं बताओगे, चलो भाई की क्वालिटी बता दो यार। और विंडोज हेलो का सपोर्ट यहाँ पे भी है, बिकॉज IR कैमरा मिलता है, फेस अनलॉक के थ्रू आराम से आप लैपटॉप खोल सकते हो, तो दोनों हो गए, फिंगरप्रिंट फेस दोनों एकदम फुल प्रोटेक्शन। और फिजिकल शटर भी मिलता है, अगर आप वेबकैम यूज नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि भाई हैक वैक ना हो जाए कुछ है, तो ढक्कन बंद करके रखो। एंड भाई स्पीकर्स, 6 स्पीकर का सेटअप मिलता है, 2-2 वॉट के 4 स्पीकर टॉप फायरिंग वाले हैं, बॉटम में सबवूफर्स मिलते हैं 2-2 वॉट के 2। एंड ओवरऑल जो साउंड एक्सपीरियंस है, एक बार हेडफोन लगाओ, मैं गाना सुनवाता हूँ ना, गाना साफ सुथरा सुनवाऊंगा मैं, गंदे गाने नहीं सुनवाऊंगा। भाई स्पीकर अच्छे खासे लाउड है, मजा आ जाएगा। ऊपर से जो गाना चला वो भी बहुत बढ़िया है। करण औजला भाई
ट्रू लव। और कोई भी डॉल्बी एटमॉस वगैरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा बिकॉज MSI के लैपटॉप्स में नाहिमिक की ऐप मिलती है आपको, जिसके अंदर आप कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और पीक बैटरी वॉट आवर मिलता है 99.9, इससे ऊपर नहीं डाल सकते लैपटॉप में क्योंकि फ्लाइट्स में अलाउड नहीं होता ना, बहुत बार बता चुका हूं। और यहाँ पे iGPU पे लैपटॉप सेट कर दिया था, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ, ब्राइटनेस 50-60% के आसपास। स्पीकर पे चला रहे थे हम लैपटॉप को, जिसमें मल्टीटास्किंग, यूट्यूब भी चल रहा था, गाने भी चला रखे थे। 5 to 6 आवर्स का बैकअप मिला। अब तुम कहोगे इतनी बड़ी बैटरी, गेमिंग लैपटॉप है, पावर ड्रॉप बहुत ज्यादा है, बहुत हैवी सीपीयू लगा रखा है इसके अंदर। और हाँ, इको साइलेंट मोड मिलता है इसके MSI सेंटर में, वो भी सेट कर दिया था। मतलब बैटरी पे अगर आप बेस्ट आउटकम निकालना चाहो तो वही वाला सेटअप किया था। तो आपको बैकअप ऊपर नीचे मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। तो देखो ओवरऑल एक ये बीस्ट मशीनरी है, मतलब एक पीक आउटपुट जो एक लैपटॉप निकाल सकता है करंट जनरेशन में वो है एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 5,20,000 रुपीज। अब देखो इस प्राइस पॉइंट पे आप चाहो तो पीसी बिल्ड भी कर सकते हो, लेकिन पीसी बिल्ड को आप कहीं लेके नहीं घूम सकते, इसको लेके घूम सकते हो। ये चलता फिरता डेस्कटॉप किलर मशीन है। ऑब्वियसली पीसी जितना अल्ट्रा 9, पीसी जितना 5090 जैसी परफॉर्मेंस नहीं होगी एक लैपटॉप की, बट लैपटॉप लेवल पे जैसी गेमिंग, उसके अंदर इतने बढ़िया FPS, कंटेंट क्रिएशन, प्रोडक्टिविटी, वो आप ट्रैवल करते करते कर सकते हो। तो उसका एक अपना फायदा है। और इस टाइप की चीजों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा आता है, क्योंकि इतने फॉर्म फैक्टर में इतना कुछ भरना विद ग्रेट परफॉर्मेंस वो बहुत एक मुश्किल बात है। एंड इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो है मेरे चैनल पे, अल्ट्रा 9 5090 वाला पीसी, अल्ट्रा 9 5090 वाला लैपटॉप, उसमें मैंने MSI टाइटन यूज करा था और इसकी और टाइटन की परफॉर्मेंस सेम है। तो एक बार वो वीडियो देख लेना, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और जो इस टाइप के यूजर्स हैं वो तो ऑब्वियसली फिर देख के ले ही लेंगे। बाकी आप में से कौन लेने वाला है कमेंट करो, कौन मजे लेने वाला है वो कमेंट करो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।